प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू का राज्य संबंधी सिद्धांत। राज्य संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तू के राज्य की विशेषताएं, उद्देश्य एवं कार्य, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। राज्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया है। लेक्चर नंबर 54 के अंतर्गत आज होगा लेक्चर नंबर 54 पार्ट नंबर 1, जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है। अरस्तू का राज्य संबंधी सिद्धांत, राज्य की विशेषताएं, उद्देश्य एवं कार्य, लेक्चर नंबर 54 पार्ट नंबर 1। यस स्टूडेंट्स, वास्तव में यदि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू के राज्य संबंधी सिद्धांत को आपको बेहतर तरीके से समझना हो तो इसके लिए इन चारों बातों को जानना जरूरी है। क्या क्या? राज्य की उत्पत्ति के बारे में अरस्तू ने क्या कहा, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमने पीछे समझा दिया आपको। इसी के साथ में राज्य के विकास के बारे में अरस्तू ने क्या कहा, तो पिछला लेक्चर हमने राज्य के विकास के बारे में आपको बता दिया है। फिर इसकी उत्पत्ति और विकास के आधार पर राज्य की विशेषताएं बनती हैं और इसी के आधार पर राज्य के क्या कार्य उद्देश्य बताए हैं, इनको भी स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए बेटा, अब हम एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहले ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद में अरस्तू के राज्य की विशेषताएं, उद्देश्य और कार्यों को आप आसानी से समझ सकते हैं। पार्ट नंबर आज के पार्ट में हम जो है विशेषताएं पार्ट नंबर 1 और इसके पार्ट 2 में उद्देश्य एवं कार्य, मतलब आज का जो लेक्चर है इसमें हमने 2 पार्ट बनाए हैं। यस बेटा, तो सबसे पहले तो आपके जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि अरस्तू ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में ये कहा कि राज्य का जन्म स्वाभाविक रूप में हुआ है। राज्य का जन्म क्रमिक विकास के कारण हुआ है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य का जन्म इससे पहले परिवार एक स्वाभाविक संस्था है, ग्राम भी एक स्वाभाविक संस्था है और इसके बाद में जो है राज्य अस्तित्व में आता है। जैसा कि स्वयं अरस्तू कहते हैं कि परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए। नगर राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। मतलब अरस्तू कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्रकृतिजन्य संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है क्योंकि स्वाभाविक रूप में इनका विकास हो रहा है। पति पत्नी संतान के संयुक्त से परिवार बनता है। एक परिवार से 20 परिवार बनते हैं, 20 परिवार से 100 परिवार, 100 परिवार से एक गांव बन जाता है, एक गांव से 2 गांव, 2 से 20, 20 से 100 गांव बनते हैं और इसके बाद में जो है नगर राज्य अस्तित्व में आता है। ये बात पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे समझाई, तो केवल संकेत दे रहा हूँ कि इसकी विशेषताओं को समझे। उससे पहले 2 बातें जरूरी है ध्यान रखना। दूसरा ये है, अरस्तू कहते हैं कि राज्य एक सावयव जीवधारी के समान है। सावयव जीवधारी के समान का मतलब ये है कि अरस्तू ने राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से की है। जैसे व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंग होते हैं और व्यक्ति के शरीर का धीरे धीरे विकास होता है। ये थोड़ी ना है कि भाई बचपन से सीधा ही वृद्ध हो जाता है या माँ की कोख के अंतर्गत ही बड़ा होकर के बाहर आता है, नहीं। इसका क्रमिक रूप में स्वाभाविक रूप में विकास होता है और इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग इस शरीर के ऊपर निर्भर हैं। ऐसे ही राज्य अपने आप में एक पूर्ण संस्था है और राज्य के जो अंग हैं वो ग्राम हैं, परिवार है, व्यक्ति है। मतलब व्यक्ति, परिवार और ग्राम ये राज्य के अंग हैं। तो जैसे जब अंगों का स्वाभाविक रूप में विकास हो रहा है, परिवार का, ग्राम का, व्यक्ति का, तो राज्य का भी स्वाभाविक रूप में विकास हुआ है। तो कहने का मतलब अरस्तू ये कहते हैं कि राज्य एक सावयव जीवधारी के समान है। जैसे व्यक्ति के शरीर का जो है धीरे धीरे क्रमिक रूप में विकास होता है, वैसे ही राज्य का धीरे धीरे जो है विकास होता है। अब इसके पार्ट नंबर 1 में हम
अरस्तु के राज्य की विशेषताएं लेंगे। तो नोट करें आप, अरस्तु के राज्य की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें हम 11 बिंदु लिए हैं। इन 11 बिंदुओं के आधार पर आप अरस्तु के राज्य की विशेषताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बेटा निश्चित रूप में मैं ये कहूँगा कि आज मैं अरस्तु के राज्य की विशेषता, उद्देश्य और कार्य किस रूप में समझाऊंगा कि ये समझने के बाद में आपको आधुनिक समय में राज्य के जो कल्याणकारी कार्य हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अरस्तु ने कभी भी नकारात्मक कार्यों की बात नहीं की है। जैसे आदर्शवादी कहते हैं, आदर्शवादी क्या कहते हैं कि राज्य को नकारात्मक कार्य करने चाहिए, बस केवल मतलब व्यक्ति की जीवन की रक्षा करनी चाहिए, संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, बाकी और कोई काम नहीं करना है, आदर्शवादी कहते हैं। और व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, सीमित कार्य करने चाहिए। अरस्तु ना तो व्यक्तिवादियों की बात को स्वीकार करता है, ना आदर्शवादियों की बात को स्वीकार करता है, बल्कि अरस्तु तो ये कहता है कि राज्य को वो सब कार्य करने चाहिए जिसके करने से, मतलब अरस्तु कहते हैं कि राज्य को वो सब कार्य करने चाहिए जिन कार्यों को करने से व्यक्ति अच्छे से अच्छा जीवन जी सके। अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य जो काम कर सके वो काम करे। तो यहाँ अरस्तु के राज्य के कार्य मैं कह सकता हूँ कि एक कल्याणकारी राज्य की तरह कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। अरस्तु ने सकारात्मक कार्यों की बात की है, सकारात्मक कार्यों की बात की है कि राज्य केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा ही ना करे बल्कि जन कल्याण से संबंधित कार्यों को भी करे, उन सब कार्यों को करे जिससे अच्छे से अच्छे जीवन की प्राप्ति हो सके। ये बात जो है अरस्तु ने राज्य के कार्यों के बारे में कही है। तो पहले हम इसकी विशेषताएं ले लें। चलो नंबर 1, पहली विशेषता। बेटा ये 11 की 11 ऐसी विशेषताएं, इनको आप समझ जाएंगे तो मैं कहता हूं कि अरस्तु का ज़्यादातर जो विचार हैं आप केवल इस लेक्चर के माध्यम से समझ जाएंगे। और ये लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है, इसमें से किसी भी कंपटीशन में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित। बस शर्त एक है, समझें। पहला है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। बेटा ध्यान दें, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अब ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना है। क्यों माना है स्वाभाविक संस्था? अरस्तु कहते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा राज्य है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए है क्योंकि परिवार एक स्वाभाविक संस्था है, पति पत्नी संतान के संयोग से परिवार बनता है। अब परिवार केवल सुरक्षा संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करता है, परिवार मनुष्य की सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसके बाद में आगे फिर जरूरत पड़ती है किसकी? अन्य संस्था की। तो विभिन्न परिवारों से मिलकर के एक ग्राम का निर्माण होता है, एक गांव बनता है। अब एक ग्राम है वो भी व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, यस, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में भी नहीं हो सकती है। इसलिए ग्राम से आगे बढ़ करके फिर एक पूर्ण संस्था का अस्तित्व होता है, नगर राज्य का। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा राज्य। बढ़ते हुए घेरे की, पहला घेरा परिवार हो गया, दूसरा घेरा ग्राम हो गया और तीसरा घेरा राज्य हो। पराकाष्ठा है ये, क्योंकि मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ना तो परिवार में हो सकती है, ना गांव में हो सकती है, और राज्य के अंतर्गत हो जाती है। वैसे भी अरस्तु ने नगर राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन का है। क्या कहा है? एक आत्मनिर्भर संगठन का है, किसके अंतर्गत व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अब स्वाभाविक इसलिए कहा है क्योंकि डेफिनेटली देखा जाए तो ये एक स्वाभाविक संस्था इसलिए कि इसका स्वाभाविक रूप में विकास हुआ है। स्वाभाविक रूप में, जैसे मानव का शरीर है, स्वाभाविक रूप में इसका विकास होता है, वैसे ही अरस्तु कहते हैं कि राज्य का भी स्वाभाविक रूप में विकास हुआ। परिवार से गांव और गांव से राज्य अस्तित्व में आए हैं। दूसरा है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। बेटा नोट करिए, बड़ी विचित्र लग रही है ये बात आपको। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन मतलब राज्य है वो व्यक्ति से पहले का संगठन है। तो ये बड़ी विचित्र बात है, जब व्यक्ति नहीं होंगे तो राज्य कहाँ से आएगा? लेकिन इसमें बहुत सारगर्भित बात है, समझेंगे। ये तो वही बात होगी कि भाई पहले मुर्गी या पहले अंडा। तो यहाँ तर्क संगत बात तो यही होगी, क्या होगी कि भाई पहले मुर्गी फिर अंडा, क्योंकि पूर्ण पहले होता है, अंग बाद में आता है। जरा समझे, पूर्ण पहले होता है, अंग बाद में आता है। तो ऐसी पूर्ण राज्य है और व्यक्ति जो है उसका अंग है, इसलिए पहले पूर्ण आता है, अंग बाद में आता है। तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। मतलब अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले का संगठन है। लेकिन किस आधार पर?
अरस्तु कहते हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले, समय की दृष्टि से परिवार पहले, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले आता है। क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से पूर्ण पहले आता है, अंग बाद में आता है, इसलिए राज्य पूर्ण है तो राज्य पहले आता है और जो है व्यक्ति बाद में आता है। ऐसे ही शरीर की बात आती है, इसका अंग बाद में आते हैं, पूर्ण पहले आता है। ये 100% सत्य है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन, यह बात निम्न में से किस विचारक ने कही? तो किसने कही ये बात? यस अरस्तु ने। तीसरी विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय। अब जरा ध्यान दे बेटा, अरस्तु की राज्य की विशेषता तीसरी है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ने कहा है कि वास्तविक रूप में राज्य एक सर्वोच्च समुदाय इसलिए क्योंकि ये सभी समुदायों का समुदाय है और अन्य जितने भी समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, वो अपने जीवन, अपने क्षेत्र से संबंधित केवल एक काम करते हैं, जबकि राज्य को सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो नोट करेंगे, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने कहा है कि राज्य केवल, इंटरड कोमा में लेंगे, अरस्तु ने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है वरन बल्कि सर्वोच्च समुदाय है। मतलब ये समुदायों का समुदाय ही नहीं है बल्कि सर्वोच्च समुदाय है। और राज्य सर्वोच्च समुदाय है, इसीलिए अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को, चूँकि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, इसीलिए अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सुप्रीम साइंस, मास्टर साइंस की संज्ञा दी है, मास्टर आर्ट की संज्ञा दी है। यस, मास्टर साइंस, मास्टर आर्ट की संज्ञा दी है। सर्वोच्च विज्ञान, स्वामी विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान परम विद्या की संज्ञा दी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब वास्तव में यदि देखा जाए तो राज्य सर्वोच्च समुदाय क्यों है, इसके लिए अरस्तु ने 2 तर्क दिए हैं। इन दोनों तर्कों को समझना जरूरी है। देखो, यदि आपको राजनीति विज्ञान को बेहतर तरीके से समझना है तो बेटा आपको प्लेटो और अरस्तु के विचारों को समझना निहायत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मेरे विद्यार्थियों को कि आपको प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का तो गंभीरता से अध्ययन करना ही चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजनीति विज्ञान को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो राजनीति विज्ञान की ज़्यादातर बातें आपकी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सब कुछ प्लेटो और अरस्तु से ही निकलता है। मैं तो ये कहूँगा कि वाद केवल 2 ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। इस दुनिया में जो कल्पना की बात करता है, जो आदर्श की बात करता है, वह प्लेटो का अनुयायी है। इस दुनिया में जो यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, तथ्यों की बात करता है, वह अरस्तु का अनुयायी है। क्यों? क्योंकि अरस्तु यथार्थवादी विचारक हैं जबकि प्लेटो आदर्शवादी विचारक हैं। प्लेटो की रिपब्लिक आदर्शवाद को इंगित करती है जबकि अरस्तु की पॉलिटिक्स यथार्थवाद को इंगित करती है। ठीक है बेटा, अब इसमें कहने के लिए बहुत बातें, लेकिन चूंकि हमें ये बातें समझानी है। पहला तर्क है सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण। अरस्तु ने पहला तर्क दिया है कि भाई राज्य जो है सर्वोच्च समुदाय इसलिए है क्योंकि सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण है। अन्य जो संस्थाएं जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, इन संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण है। राज्य नहीं होगा तो इन संस्थाओं का अस्तित्व सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, समुदायों का समुदाय है। दूसरा तर्क दिया है अन्य संस्थाएं एक पक्षीय हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय इसलिए है क्योंकि राज्य एक बहुपक्षीय संस्था है। राज्य के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सब कार्य किए जाते हैं, जबकि जो अन्य संस्थाएं वो एक पक्षीय हैं। एक पक्षीय क्यों है? क्योंकि आर्थिक संस्था आर्थिक कार्य को करेगी, सामाजिक संस्था सामाजिक कार्य को करेगी, सांस्कृतिक संस्था सांस्कृतिक कार्य को करेगी, जबकि राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि इन सबसे संबंधित सब कार्यों को करता है। इसलिए जो राज्य है वह बहुपक्षीय है। क्या है? बहुपक्षीय है। और जो अन्य संस्थाएं जैसे सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं वो एक पक्षीय हैं क्योंकि ये केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित कार्य को करती हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि अन्य संस्थाएं एक पक्षीय हैं जबकि राज्य बहुपक्षीय है। और इस आधार पर ही अरस्तु ने राज्य को कहा है क्या कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य समुदाय का समुदाय ही नहीं है बल्कि एक सर्वोच्च समुदाय है, सबसे उच्च है ये। और राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है, इसलिए राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, एक मास्टर आर्ट है।
स्वामी विज्ञान है, परम विद्या है। चौथी विशेषता, राज्य का स्वरूप जैविक है। यस, अरस्तु के राज्य की चौथी विशेषता राज्य का स्वरूप जैविक है। जैसे हमने यहाँ कहा है, राज्य एक सावयवी के समान है। जैसे व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, व्यक्ति के शरीर का कृमिक रूप में स्वाभाविक रूप में विकास होता है, ऐसे ही राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और राज्य का भी स्वाभाविक रूप में कृमिक रूप से विकास होता है। समझें, राज्य का स्वरूप जैविक है। क्यों? क्योंकि अरस्तु राज्य की तुलना शरीर से करते हैं। जैसे मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर का स्वाभाविक रूप में विकास होता है, इस शरीर के विभिन्न अंग हैं, ये अंग शरीर पर निर्भर हैं। वैसे ही राज्य के भी विभिन्न अंग हैं। विभिन्न अंग कौन से हैं राज्य के? क्या बताते हैं यहाँ पर अरस्तु? कहते हैं कि परिवार, सबसे पहले हम बोलेंगे व्यक्ति, परिवार, ग्राम, ये राज्य के अंग हो गए। तो जिस तरह से व्यक्ति के शरीर के अंग होती है, अंग शरीर पर निर्भर होते हैं, वैसे ही राज्य के जो अंग हैं, व्यक्ति, परिवार, ग्राम, ये राज्य पर निर्भर है। जैसे व्यक्ति के शरीर का स्वाभाविक रूप में विकास होता है, वैसे ही राज्य का भी स्वाभाविक रूप में विकास होता है। मतलब यहाँ अरस्तु ने राज्य की तुलना व्यक्ति के शरीर से की है, इसीलिए जो है राज्य को एक जैविक संस्था माना है या राज्य का स्वरूप जैविक माना है। ये बात हमने पहले भी यहाँ आपको समझा दी है। पांचवी विशेषता है राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। क्यों है एक आत्मनिर्भर संगठन या संस्था? क्योंकि परिवार केवल सुरक्षा संबंधित आवश्यकताएं की पूर्ति करता है, ग्राम भौतिक आध्यात्मिक आवश्यकताएं की पूर्ति करता है, परंतु राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, भले ही वो सामाजिक आवश्यकता हो, भौतिक आवश्यकता हो, आर्थिक आवश्यकता हो, राजनीतिक आवश्यकता हो, नैतिक आवश्यकता हो, आध्यात्मिक आवश्यकता हो, सुरक्षा की आवश्यकता हो, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में होती है। इसलिए राज्य का आत्मनिर्भर संगठन है। तो नोट करेंगे, राज्य का आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भरता क्या है, ये बात आपको नोट करनी है। आपसे पूछा जा सकता है आत्मनिर्भरता किसे कहते हैं? नोट करेंगे। बहुत विचित्र बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पर अरस्तु भी राज्य की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं कि राज्य का आत्मनिर्भर संगठन है और होना भी जरूरी है। तो आत्मनिर्भरता क्या है? आत्मनिर्भरता वह गुण है, नोट करें, आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण, जरा ध्यान दें, जिसके कारण और जिसके द्वारा, आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है, जीवन स्वयं वांछनीय, श्रेष्ठ, उचित बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं रहता है। जीवन में किसी प्रकार का भाव नहीं रहता है, जीवन में किसी प्रकार का भाव ना हो, यही आत्मनिर्भरता कहलाता है। तो अरस्तु का राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है जिसके अंतर्गत जीवन में किसी प्रकार का भाव नहीं है, मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के अंतर्गत होती है। छठी विशेषता है नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन। अरस्तु के राज्य की छठी विशेषता ये, क्योंकि उस समय सिटी स्टेट थे, आज राष्ट्र राज्य हैं। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। मतलब अरस्तु का कहना ये है कि जो नगर राज्य वो सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन क्यों है? देखो इधर भी देखेंगे, परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य, मतलब ये पूर्ण संस्था है। अब नोट करें इसको, अरस्तु का नगर राज्य, मतलब अरस्तु का नगर राज्य उस समय सिटी स्टेट। भाई प्लेटो और अरस्तु तो नगर राज्य तक ही अपने विचारों को सीमित रख रहे हैं, जबकि अरस्तु के समय ही विशाल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अरस्तु के विचार नगर राज्य तक सीमित रहे। ये एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है हमें। अरस्तु का नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुण और पूर्णता में एक साझेदारी है। फिर से, अरस्तु का नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि अरस्तु का जो राज्य है, नगर राज्य, वो सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। और राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। इस सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। इसलिए अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के बारे में कहा, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर आर्ट। राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक परम विद्या है। सातवीं विशेषता राज्य विविधता में एकता। अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य है वास्तविक रूप में
उसमें विभिन्नता होनी चाहिए, विभिन्नताएं में एकता स्थापित होती है। जैसे एक सुंदर चित्र का निर्माण हमें करना हो तो विभिन्न रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। एक सुंदर संगीत के लिए विभिन्न राग और ताल की आवश्यकता होती है। उसी ही प्रकार से राज्य के अंतर्गत भी जो है विविधता में एकता होनी चाहिए। जैसा कि स्वामी अरस्तु कहते हैं, राज्य तो स्वभाव से ही, नोट करें, अरस्तु कह रहे हैं ये बात, अरस्तु ने कहा है कि राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी है। राज्य में पूर्ण, इसको भी नोट करेंगे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, राज्य को पूर्ण एक रूपता का दर्जा देना या राज्य में पूर्ण एकता की स्थापना करना राज्य का ही विनाश करना है, ये अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य में पूर्ण एकता की स्थापना की जाएगी तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ये प्रयास प्लेटो ने किया था, अरस्तु के गुरु प्लेटो। लेकिन डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि राज्य तो स्वाभाविक रूप से एक बहुआयामी समझता है, इसलिए इसमें एकता की स्थापना ना की जाए। एकता की स्थापना की जाएगी तो राज्य का विनाश होगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। ये बात जो है अरस्तु ने कही है। 8वीं विशेषता है राज्य एक क्रमिक विकास। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, राज्य एक क्रमिक विकास है। अब इधर देखेंगे, राज्य क्रमिक विकास, राज्य का क्रमिक रूप में विकास हुआ है। व्यक्ति, पति पत्नी संतान के संयोग से परिवार बनता है, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए हैं, तो क्रमिक रूप में विकास हुआ है। जिस व्यक्ति के शरीर का क्रमिक रूप में विकास होता है वैसे ही राज्य का भी क्रमिक रूप में, स्वाभाविक रूप में विकास हो। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हो। आपके सामने ही मैंने इसलिए नोट किया है, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य, इसमें विकासवादी सिद्धांत के लक्षण दिखाई देते हैं। आधुनिक समय में राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है, उस विकासवादी सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। और अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो बातें कही हैं वो आधुनिक समय के राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। मैं तो ये कहूँगा विकास का रूप आंगिक है। मतलब अरस्तु ने कहा कि राज्य एक क्रमिक विकास है। राज्य के क्रमिक रूप में स्वाभाविक रूप में विकास हुआ है। कैसे? विकास का रूप आंगिक है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। आंगिक क्यों है? क्योंकि व्यक्ति, परिवार, ग्राम इसके अंग हैं। अर्थात राज्य के जो अंग हैं वो क्या है? व्यक्ति, परिवार, ग्राम। और डेफिनेटली जैसे शरीर के अंग होते हैं हाथ, पैर, नाक, कान, तो मुझे बताइएगा ये किसके ऊपर निर्भर है? शरीर के ऊपर निर्भर है, शरीर के ऊपर निर्भर है। और इनका क्रमिक रूप में विकास हुआ है। पूर्णता पहले आते हैं, अंग बाद में आते हैं। ऐसे ही राज्य के जो ये अंग हैं, कौन? व्यक्ति, परिवार, ग्राम, डेफिनेटली इनका क्रमिक रूप में विकास हुआ है। अतः ये कहा जा सकता है कि राज्य एक क्रमिक विकास है, राज्य का क्रमिक रूप में विकास हुआ है। 9 विशेषता, राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। यस, राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु ने कहा कि राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। राज्य के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनुष्य की जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आध्यात्मिक संगठन क्यों है? अरस्तु ने कहा है कि नैतिक जीवन में एक आध्यात्मिक समुदाय है। नोट करेंगे, अरस्तु ने कहा है कि राज्य नैतिक जीवन में एक आध्यात्मिक समुदाय है। नोट करें, राज्य नैतिक जीवन में एक आध्यात्मिक समुदाय है। निश्चित रूप में आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के अंतर्गत ही होती है। राज्य के अंतर्गत ही मनुष्य पूर्ण रूप में आत्मनिर्भर होता है। 10वां है संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु के राज्य की 10वीं विशेषता एक संविधान राज्य की पहचान है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जैसे ही संविधान में परिवर्तन होता है राज्य में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने नोट किया, अरस्तु ने कहा कि संविधान में परिवर्तन हो जाना राज्य में भी परिवर्तन हो जाना माना जाता है। संविधान में परिवर्तन होता है, इसका मतलब राज्य में परिवर्तन हो गया, इसलिए संविधान राज्य की पहचान है। और अंतिम 11वीं विशेषता है राज्य और शासन में भेद। अरस्तु ने राज्य और शासन में अंतर माना है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य और शासन में अंतर माना है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य के अंतर्गत नागरिक और गैर नागरिक ये सम्मिलित होते हैं। मतलब राज्य के अंतर्गत नागरिक भी और जो है गैर नागरिक भी आते हैं, जबकि शासन के अंतर्गत केवल नागरिक आते हैं। इसलिए शासन नागरिकों का समूह है। नोट करेंगे, शासन नागरिकों का समूह है, जबकि राज्य नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है।
नागरिक का मतलब ये है कि जो न्याय प्रशासन में शासन व्यवस्था में भाग लेता है वो नागरिक कहलाते हैं। मैं अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत, दासता का सिद्धांत, ये सब आगे चल करके आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ भी संकेत मिल जाना चाहिए कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन, तो नोट करेंगे अरस्तु के अनुसार नागरिक वो हैं जो कि न्याय प्रशासन और शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगर आज इस परिभाषा को लागू किया जाए तो भारत के अंदर के कितने लोग नागरिक होंगे, कितने लोग हैं जो कि न्याय प्रशासन में, शासन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो अरस्तु की परिभाषा आधुनिक समय में लागू नहीं हो सकती। ये 11 विशेषताएं होगी। इसके आधार पर आप अरस्तु के राज्य की विशेषताओं को अच्छे से समझ सकते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। दूसरी बात लेते हैं अरस्तु के राज्य के उद्देश्य एवं कार्य, मतलब अरस्तु ने राज्य के क्या उद्देश्य माना और क्या कार्य बताए हैं। तो अरस्तु ने कहा है कि, पहले तो ये सेंटेंस नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। अरस्तु ने कहा है कि दैट राज्य का अस्तित्व, नोट करो इसको, मैंने केवल संकेत दिए हैं, राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, केवल जीवन के लिए नहीं। सद्जीवन, गुड लाइफ, अच्छा जीवन। नोट करो फिर से, अरस्तु ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। मतलब अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुआ है, लेकिन सद्जीवन की प्राप्ति के लिए यह अस्तित्व में बना हुआ है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो इस सेंटेंस से, इस व्याख्यान से बात स्पष्ट होती है कि अरस्तु ये कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो राज्य का जो अस्तित्व है वह सद्जीवन के लिए है, केवल जीवन के लिए नहीं। मतलब अच्छे जीवन की प्राप्ति करने के लिए राज्य अस्तित्व में बना हुआ है। इसलिए अरस्तु ये कहते हैं कि अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य को जो कार्य करने पड़े वो कार्य कर लेने चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तु राज्य के सकारात्मक कार्यों की बात करते हैं। अरस्तु राज्य के कार्यों के संदर्भ में ना तो व्यक्तिवादियों की बात से पूर्ण रूप में सहमत हैं, ना आदर्शवादियों की बात से पूर्ण रूप में सहमत हैं। व्यक्तिवादियों का कहना है कि राज्य के कार्य सीमित होने चाहिए। अरस्तु को पूर्ण रूप में ये बात स्वीकार नहीं है। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य को केवल नकारात्मक कार्य करने चाहिए। मतलब अरस्तु यहाँ पर आदर्शवादियों की इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदर्शवादी ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि राज्य को केवल नकारात्मक कार्य करने चाहिए। नकारात्मक कार्यों का मतलब यह है कि राज्य को केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, बाकी और काम नहीं करने चाहिए। तो अरस्तु इस बात को भी स्वीकार नहीं करती। अरस्तु ने तो साफ कह दिया कि राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है। सद्जीवन, गुड लाइफ, अच्छा जीवन। राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए है, केवल जीवन के लिए नहीं। राज्य का अस्तित्व केवल जीवन की रक्षा करने के लिए नहीं है, राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तु ने राज्य के कार्यों के बारे में सकारात्मक कार्यों की बात की है। सकारात्मक राज्य के कार्यों को मुख्यतः मोटे रूप में 2 भागों में बांटा जाता है, नकारात्मक, सकारात्मक। नकारात्मक कार्य में व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाती है, जबकि सकारात्मक कार्यों के अंतर्गत जन कल्याण से संबंधित कार्यों को किया जाता है। तो अरस्तु ने सकारात्मक कार्यों की चर्चा की है। समझ गए? चलिए, 4 बिंदुओं के आधार पर इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। वैसे तो इसके अंतर्गत बहुत बातें आ जाती हैं, केवल ये कहने भर से कि राज्य सकारात्मक कार्यों की बात करता है। मतलब अरस्तु राज्य के सकारात्मक कार्यों की बात करता है। अरस्तु राज्य का अस्तित्व सद्जीवन की प्राप्ति मानता है, केवल जीवन की रक्षा नहीं मानता है। मतलब अरस्तु कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व सद्जीवन के लिए बना हुआ है, केवल जीवन के लिए नहीं। इसलिए केवल जीवन की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना ही राज्य के कार्य नहीं है, बल्कि अच्छे जीवन की प्राप्ति करना ये राज्य के कार्य है। पहला, आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का जो कार्य है, उद्देश्य है, वो आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना है। आत्मनिर्भर, अगर राज्य के अंतर्गत सब आत्मनिर्भर हो, मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप में सुखी हो, मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का अभाव ना हो। आत्मनिर्भरता है क्या, ये यहाँ पर हमने समझा ही दिया है। आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है, जीवन स्वयं श्रेष्ठ बन जाता है, जीवन स्वयं उचित बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। तो ये व्यवस्था करना जो है राज्य का कार्य है। दूसरा, उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। अरस्तु के राज्य का जो दूसरा कार्य है, उद्देश्य है, वो उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य के द्वारा आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण किया जाना चाहिए, उत्तम जीवन का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी कार्य राज्य को करने पड़े वो कार्य राज्य कर सकता है। अरस्तु
आनंद को सत्य से पृथक नहीं करता है। मतलब अरस्तु जो आनंद है उस आनंद को सत्य से पृथक नहीं करता है। अतः कहा जा सकता है कि उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन के निर्माण के लिए राज्य को जो भी कार्य करने पड़ेंगे वो काम करेगा। इसका मतलब अरस्तु राज्य के सकारात्मक कार्यों की बात कर रहा है। तीसरा कार्य है नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। अरस्तु का कहना है कि राज्य का जो कार्य है वो नागरिक के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। वास्तविक रूप में अरस्तु ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का जो प्रमुख कार्य होगा वो जो है शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी, एक विद्वान है फोस्टर कह रहे हैं, ध्यान दें, फोस्टर ने कहा है कि लॉक के विचार से, जॉन लॉक, हॉब्स, लॉक और रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, 3 संविधानवादी विचारक है। तो इनमें से जॉन लॉक कह रहे हैं, जॉन लॉक के विचार से, नोट करो आप, फोस्टर ने कहा है कि जॉन लॉक के विचार से राज्य का कार्य शिक्षा की व्यवस्था करना नहीं है, जबकि अरस्तु के राज्य का कार्य प्रमुखतया शिक्षा की व्यवस्था करना है। ये बात फोस्टर ने कही है। मतलब साफ है कि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कार्य, ये बात अरस्तु ने कही है। जॉन लॉक कहता है कि नहीं, राज्य का कार्य शिक्षा की व्यवस्था करना नहीं है। नेक्स्ट, चौथा, ये बात किसने कही है? फोस्टर ने कही है, अरस्तु नहीं कह रहे हैं बात, फोस्टर कह रहे हैं। नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करना, ये पॉइंट आपको समझना है। नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करें। मतलब यहाँ अरस्तु का कहना है कि भी जो राज्य का कार्य है वो महत्वपूर्ण रूप में ये होगा कि जो नागरिक हैं उन नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करें। यहाँ 2 बातें आ गई, नागरिक और अवकाश, इनको समझे। नागरिक, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अरस्तु नागरिक कहा ही किसको है बेटा? अरस्तु ने नागरिक उन लोगों को कहा है जो न्याय प्रशासन में, शासन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। केवल वो नागरिक हैं बस। अब ये नागरिक न्याय प्रशासन में, राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें, इसके लिए इनको अवकाश चाहिए। अवकाश का मतलब आराम करना नहीं है, यहाँ सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सके ये नागरिक, इसके लिए इनको अवकाश चाहिए। तो अवकाश तब मिलेगा जबकि दास रखे जाएंगे, इसलिए अरस्तु ने दासता का सिद्धांत दिया है। तो नागरिकों के लिए अवकाश की जो व्यवस्था की जाएगी वो राज्य के द्वारा की जाएगी, जिससे कि जो नागरिक हैं वो सार्वजनिक कार्यों में, शासन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, न्याय प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा तो फिर भाग कैसे लेंगे? अब उनको समय तब मिलेगा जबकि उनके घरेलू कार्यों को करने के लिए कोई व्यक्ति, और इसके लिए अरस्तु ने दासता का सिद्धांत दिया है। अब नागरिकता और दासता का सिद्धांत हम अलग से समझाएंगे तो उसके अंतर्गत ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो नोट करो, नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न करें। मतलब जो राज्य है, राज्य का चौथा कार्य है कि नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयत्न स्वयं राज्य करेगा। एक विद्वान है ए.के. रोगर्स, नोट करो, ए.के. रोगर्स कहते हैं कि चूंकि अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य, इसको नोट करो पूरा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ए.के. रोगर्स कहते हैं कि चूंकि अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य सद्जीवन की प्राप्ति करना है। क्या? सद्जीवन की प्राप्ति करना है। अब सद्जीवन की प्राप्ति करना है तो सद्जीवन की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य राज्य को करने हैं वो कार्य करने ही पड़ेंगे। सद्जीवन, अच्छा जीवन, गुड लाइफ। आगे मैंने संकेत किया है ये 2 बातों से, वे सब कार्य राज्य करे जो अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जरूरी है। गुड लाइफ, सद्जीवन। मतलब अंत में आप ये कहेंगे कि अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य के द्वारा उन सब कार्यों को करना है जो अच्छे जीवन की प्राप्ति में सहायक हों, सद्जीवन की प्राप्ति में सहायक हों, गुड लाइफ की प्राप्ति में सहायक हों। मतलब अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जिन कार्यों को करना चाहिए उन कार्यों को करना ही पड़ेगा राज्य को। अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जो जो काम करनी वो सब काम राज्य करेगा। अतः ये कहा जा सकता है कि अरस्तु ने राज्य के कार्यों के बारे में सकारात्मक कार्यों की चर्चा की है, आदर्शवादियों की तरह नकारात्मक कार्यों की चर्चा नहीं की है। नकारात्मक कार्यों में केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा की बात आती है, जबकि सकारात्मक कार्यों में सद्जीवन की, अच्छे जीवन की, जन
कल्याण के कार्यों की चर्चा की जाती है। तो अरस्तु ने तो साफ कह दिया कि गुड लाइफ, अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जो जो काम करने हैं, जो जो काम करने पड़ेंगे वो सब काम राज्य करे। मतलब अच्छे जीवन की प्राप्ति करने के लिए जिन कामों को करना है वो सब काम राज्य करेगा। मूल लक्ष्य अच्छे जीवन की प्राप्ति, सज्जीवन की प्राप्ति, गुड लाइफ की प्राप्ति। तो अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना है वो सब राज्य करेगा। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि अरस्तु ने व्यक्तिवादियों की तरह ये नहीं कहा कि राज्य के कार्य सीमित हों, नहीं कहा है। और ना ये कहा है आदर्शवादी की तरह। क्या आदर्शवादी क्या कहते हैं कि राज्य के द्वारा केवल नकारात्मक कार्य किए जाए, मतलब व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करे बस। तो यहाँ अरस्तु तो स्पष्ट कर देता है कि अच्छे जीवन की प्राप्ति करना राज्य का लक्ष्य है। इसलिए अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जो भी काम करना है वो कार्य राज्य करेगा। ये हो गए अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत में राज्य की विशेषताएं और राज्य के उद्देश्य और कार्य। तो इन दोनों बातों के आधार पर आप अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत में 4 बातें हो गई। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास, राज्य की विशेषताएं, उद्देश्य और कार्य, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आप जो है अरस्तु का राज्य संबंधी सिद्धांत अच्छे से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।